मेरी दीदी शादी की रात घर से भाग गई थी। पापा ने उसका दहेज ऊपर वाले कमरे में छिपा दिया था और उसे ताला लगाकर बोले, अगर किसी ने उस कमरे को खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। तभी सारे घरवाले डर गए और कई सालों तक कोई उस कमरे के पास नहीं गया। एक रात पापा को दूध का गिलास उस कमरे में ले जाते हुए देखा तो मैं चुपके से उनके पीछे गई और जो कमरे के अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम माया है। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी अजीब तरीके से गुजरी थी क्योंकि मुझे किसी और की गलती का कर्ज चुकाना पड़ा। हम बहन भाई थे, 2 बहनें और फिर एक छोटा भाई। बड़ी बहन सृष्टि बहुत सुंदर और खूबसूरत थी और पापा की आंखों का तारा थी। मुझे भी अपनी बहन सृष्टि से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं उसके जैसा बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करती कि मुझे भी आटा गूंथना है। वह खाना बनाती और पापा उसके खाने की तारीफ करते तो मुझे भी हर हाल में खाना बनाना होता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पापा अक्सर सृष्टि दीदी से कहा करते थे, तुम्हें बहुत संभल कर रहना है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। वैसे सृष्टि दीदी कोई गलती करती ही नहीं थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो इंसान थी और इंसान की फितरत में गलत और सही दोनों शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, उनके लिए हर तरफ से रिश्ते आने लगे। ऐसा लगता था जैसे रिश्तेदारों में होड़ लगी हो कि सृष्टि को हम ही अपने घर की बहू बनाएंगे। वे लोग बिना वजह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह नाराज हो जाएंगे। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहां कोई रिश्तेदार ही ना हो, दूर दूर तक, वहां पर मेरी दीदी की शादी करेंगे। तब शायद पापा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि दीदी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे दिल की बात तो जानने की कोशिश करते। उनके सिर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते, तुमने भी तो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा होगा, मुझे बताओ। अगर दिल में कुछ है और शर्म आ रही है तो अपनी मम्मी को अपना राज बता दो। लेकिन पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की रत्ती भर कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहर से ही बाहर किसी से बातचीत करके दीदी का रिश्ता तय कर दिया था। बात मर्दों के बीच में थी और शादी का रिश्ता पक्का हो गया था। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा, मैंने सृष्टि का रिश्ता पक्का कर दिया है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, खाते पीते अमीर घर के हैं, हमारी बच्ची को खुश रखेंगे। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई थीं। सिर्फ मम्मी पर ही नहीं, हम पर भी जैसे बिजली गिरी थी। हम तीनों बहन भाई एक कमरे में बैठे थे और एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहे थे कि यह क्या हुआ और कैसे हुआ। यह कैसे हो सकता है? दीदी बिल्कुल सोच में पड़ गई थीं। अगले दिन मम्मी हम बहनों के कमरे में आईं और बोलीं, सृष्टि, अच्छे से तैयार हो जाना, आज लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। सृष्टि दीदी शिकायत करने लगी, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज उम्मीद नहीं थी। मम्मी चौंक गईं। उन्होंने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और बोली, मेरी बच्ची, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा किया है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह करवाऊंगी। सृष्टि दीदी ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मगर फिर भी मेरे दिल को अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कि यह शादी शायद मेरे लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरा मुकद्दर बर्बाद कर देगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। लड़के वाले दीदी को देखने आए थे। उनमें एक बुजुर्ग औरत और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को मांस में दर्द है, इसलिए दीदी और बहन आई हैं। मम्मी मुझे, माया को भी अपने साथ ले गई थी। लड़के की बहन ने दीदी को बहुत प्यार किया था। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से मुझे भाभी कहना शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने मेरे हाथ में पैसे रख दिए। सच कहूं तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली सी मिली थी। मैंने दीदी से पूछा, सृष्टि, तुम्हारी क्या राय है? दीदी जैसे शर्म से लाल हो रही थीं।
उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली, मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल हो गया था। कोई नहीं जानता था कि ये खुशियां बहुत जल्द गम में बदलने वाली थीं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज में हिस्सा ले रही थीं। वे अपने हर चीज के जोड़े बैग में रख रही थीं। अपने जूते भी उन्होंने अपनी पसंद के लिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का पार्लर भी खुद ही बुक किया था। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था। किसी के दिमाग में यह गम भी नहीं था कि दीदी अपने दिल में क्या छिपाए बैठी हैं। घर वाले सब बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ते पहले ही ढोलकी का इंतजाम कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया था कि लड़कियों की शादी में इतने दिन पहले ढोलकी नहीं बजाई जाती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। हम लोगों ने ढोलकी बहुत बजाई और दीदी बहुत एंजॉय करती थीं, बल्कि अपनी फरमाइश पर अपनी मर्जी से गाने भी गाया करती थीं। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर मम्मी वहां होती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने लगतीं। खैर, वक्त गुजर गया और दीदी की बारात का दिन आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थीं। उन्होंने अपना पसंदीदा लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई थी। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। दूल्हा बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। मैंने सोचा कि जाकर दीदी को बताऊं कि आपकी किस्मत तो बहुत शहजादी है। जैसे ही मैं भागकर अपने कमरे में गई तो वहां दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं छोड़कर गई थी, अब वे कहाँ चली गईं? मैंने उनकी तलाश में मम्मी के कमरे में देखा तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिरदारी में लगी थीं। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर कोने में ले गई और कहा, मम्मी, सृष्टि दीदी कहाँ हैं? मम्मी बोली, अपने कमरे में होंगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यहीं कहीं होंगी, पीछे हटो, मुझे मेहमानों से मिलने दो। वे इस अंदाज में बात कर रही थीं जैसे उन्हें किसी गलत चीज का अंदेशा हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया और बोली, मम्मी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई थीं। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट तो मैं दूर करूंगी। मम्मी मेरे साथ आईं। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वे न मिली। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने में जयमाला के लिए शोर होने लगा था। पापा कमरे में आए और उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। शायद उन्हें अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। इतने में उनकी लाडली ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। पापा बोले, जल्दी से माया बिटिया को लेकर चलो, वहां जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, रमेश, सृष्टि नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरत से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब कि सृष्टि नहीं मिल रही है? यहीं कहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर छान मारा है। मम्मी तो दिल पर हाथ रखकर खड़े खड़े रोने लगी। अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। अब कोई मुझे इस रुसवाई से बचा नहीं सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बारातियों से कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत डुबो दी है? मम्मी भी रो रही थीं। बोली, रमेश, आप बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। मैं कोई ना कोई बहाना बनाती हूं कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती। पापा बोले, कमला, तुम में इतना हौसला है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, आपकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा चिल्लाए, काश तुमने लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया था कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते। आप लोग बड़ी मेहरबानी करेंगे अगर आज बारात वापस ले जाई और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरों के बाद सादगी से घर ले जाए। हर तरफ बातें होने लगी थीं। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। हमारे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम सब एक ही कमरे में दुखी बैठे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सृष्टि दीदी के हाथों ऐसी रुसवाई सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, रमेश, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चे तुम्हारी मदद करेंगे। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो कमला। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती
तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी बेचारी बहुत शर्मिंदा हो रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया। बोले, आज के बाद अगर कोई उधर जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी सूरत हाल थी। हर बार एक दूसरे से नजर चुराने पर मजबूर थे। पापा भी हम सबसे चुपचाप रहते थे। जब वे नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते थे। उनकी आंखें सुर्ख होती थीं। मम्मी कहती थीं कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुपकर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो लगता था कि दीदी की शादी का किस्सा खत्म हो गया। मगर 1 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फोन आया। अर्जुन की दादी बोली, इतना महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज थे। आपने बारात वापस कर दी थी, मगर अब ठंडे दिमाग से सोचा तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने इनकार कर दिया हो और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए रमेश की बीमारी का बहाना बनाया हो। अगर ऐसी कोई बात है तो हमें उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप अच्छा समझें तो रमेश से राय करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसी बात नहीं थी। हमें हर जगह मिलावट ही मिली। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी बोली, ठीक है, मैं रमेश से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फोन बंद कर दिया और मुझसे बोली, माया, तुम कहो तो रिश्ता मंजूर है। मैंने अपने कंधे झटक दिए और कहा, दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। मैं चाहती हूं कि दिन से रात न हो और मैं यहां से चली जाऊं और दोबारा यहां वापस न लौटूं। मम्मी मेरे गले में हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब ऐसे ही हैं, किसी की सजा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी तकदीर बदल जाए, मगर मैं क्या करूं? मैं तो खुद मजबूर हूं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थीं कि मुझे ही उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, आप नाराज मत हो, सब भगवान पर छोड़ दो, वह अच्छा करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई थी क्योंकि पापा के घर वापस आने का वक्त हो गया था। आज मेरा दिल अजीब सा धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर आए। पापा ने पहले इधर-उधर देखा और आंगन को खाली पाकर वे दबे पांव किचन में चले गए। मुझे उनके अंदाज पर हैरत हुई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नजर आया। पहले इधर-उधर देखते रहे, जैसे कोई बहुत समझदारी से काम कर रहे हों। वे किचन में गए, एक गिलास दूध लिया और फिर धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगे और छत पर चले गए। मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी रह गई। ये सब जो अभी मेरी नजरों से देखा, यह क्या था? यह बिल्कुल आम सी बात थी, मगर पापा के खुफिया अंदाज ने उसे खास बना दिया था। मुझे फिर उस बात की भी फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली थीं, क्योंकि जब पापा काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़कर उनके पास चली जाया करती थीं। उन्हें खाना देती और फिर ताज़ी रोटियां बनाकर देती थीं। मैं दबे कदमों से मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वे तो सो रही थीं। खैर, पापा आधे घंटे बाद छत से उतर आए। उनके हालात अजीब से हो रहे थे। मैं यह सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फोन आया था और वे अब हमारी छोटी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। मम्मी बोली, वे कह रहे थे कि अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। पापा ने खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़ मारकर बोले, उनसे कहना था कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दूं। जहां मैं चौंकी, वहां मम्मी भी डर गईं। मम्मी बोली, रमेश, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वे लोग अच्छे नहीं थे? पापा ने ना में सिर हिलाया और बोले, आज के बाद उनका फोन आए भी तुम मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे कि औरतों की अक्ल कम होती है। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई?
अभी आपने सृष्टि का रिश्ता ऐसे लोगों में दे दिया जो बुरे थे। पापा इधर उधर दरवाजा धकेलते हुए, मारते हुए बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, माया, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हें मैं क्या बोलूं? जितने दिन घर में होते, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मम्मी हर वक्त सृष्टि के गम में डूबी रहती थीं। भाई अर्जुन स्कूल से ट्यूशन, फिर क्रिकेट खेलने चला जाता था। वह रात को ही घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह भी घर के माहौल से भागना चाहता हो। अब अक्सर मैंने पापा को छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ नहीं आता था कि वे दूध का गिलास छत पर क्यों ले जाते थे। अब मैं हर वक्त इस बात से परेशान रहने लगी थी। इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन सृष्टि दीदी को याद करने लगी थी। सृष्टि बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। काश उन्होंने इतना गलत कदम न उठाया होता। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की पर बैठ गई। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा हो। मैंने गौर किया तो वह कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं चौंक गई। पापा के अंदर ऐसा लगा जैसे वे बहुत मजबूर हों। मुझे आज उन पर बहुत तरस आने लगा था। वह कमरा जहां पापा ने दीदी का दहेज का सामान रखा हुआ था, खुला हुआ था और उससे रोशनी भी आ रही थी। मैं आगे बढ़ी। दरवाजा खुला था, इसलिए मैं चुपके से अंदर का मंजर देखने लगी। अंदर तो सृष्टि दीदी बैठी हुई थी। मैं यह देखकर थर थर कांपने लगी। पापा दीदी को निवाला बनाकर खिला रहे थे। दोनों चुप थे, मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था, मेरे समझ से बाहर था। फिर बड़ी हिम्मत करके पापा बोले, तुम मेरी बेटी नहीं हो। सृष्टि दीदी बिल्कुल पापा पर चिल्ला पड़ी। इसलिए पापा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं आपकी औलाद नहीं हूं? क्या आप यह घिनौनी हरकत माया के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, सृष्टि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर तुम जानती हो कि मैं यह सब कभी माया के साथ नहीं कर सकता था। सृष्टि दीदी रोने लगी। बोली, मुझे वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों कर रखा है? पापा बोले, सुनो, आज मेरे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। तुम तो सारा दिन वैसे भी बेहोश हो जाती हो, मगर माया की वजह से मैं कभी ज्यादा देर छत पर नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मुझ पर शक न कर ले। रात के इस वक्त सब सो रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। सृष्टि, हम दो भाई बहन थे। एक मैं और एक मेरी बड़ी बहन, जो मुझसे 7 बरस बड़ी थी। उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी सी छा गई थी, इसलिए तय किया कि मेरी शादी जल्दी करेंगे। उन्होंने मेरे लिए कमला को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया। लेकिन दोनों की शादी में हम पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तन्हा नहीं थी। उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें न अपनी खबर थी न बच्ची की। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वे भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थीं। कमला ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया था कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। तुम जब बोलने लगी तो कमला को मम्मी कहती थी और अपनी सगी माँ को बुआ कहती थी। हालात कुछ संभले तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे थे। दीदी ने एक लड़के का नाम खुद ही ले लिया। मेरी शादी उससे करवा दो। पापा यानी मैं उस लड़के की छानबीन करने की ड्यूटी लगाई गई थी। पता किया तो वह लड़का फ्रॉड निकला। मगर जब मुझे यह ख्याल आया कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शेकदम पर न चल पड़ो तो मेरा जीना हराम हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर दी। जब लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन तो मौजूद थी ना, तो मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात आई, लड़के की माँ ठीक होकर बारात में आ गई थी। और तुम जानती हो कि वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी और तुम्हारी असली माँ थी। यानी वह लड़का असल में तुम्हारा भाई था। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया, इसलिए तुमसे कहा कि छत पर जो मेरी बात सुनो। और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि सुबह तक कमला को सारी सच्चाई बता दूंगा। फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर छोड़कर भाग गई थी। अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। मुझे डर था
कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गईं, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बंद रखा। ये मत समझना कि अपनी बहन की बेटी को कैद करके मैंने अपनी औलाद से प्यार किया है। जिस दिन से तुम्हें मैंने कैद कर रखा है, माया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। सृष्टि दीदी जैसे एकदम से होश में आ गई थीं। बोली, अगर अब मैं घर से भाग जाती तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया है। लोग तो यही बातें करते होंगे कि सृष्टि घर से भाग गई, तभी तो बारात वापस लौट गई। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी थी। पापा बोले, सृष्टि बेटा, मुझे माफ कर देना, अब मैं जा रहा हूं। हो सकता है कि किसी की आंख खुल जाए। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुल्म अपनी दीदी पर होने नहीं दूंगी। उनकी मम्मी ने जो गलती की, उसकी सजा अपनी दीदी को नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उनकी गलती की सजा देते हैं, तो आप उसको खुद से सजा क्यों दे रहे हैं? आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला गए थे, इसलिए वे जल्दी से नीचे चले गए। मैंने दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस वक्त बहुत शर्मिंदा हुए थे। सुबह से निकले, रात भर आए। फिर हम सब भाई बहनों ने पापा पर अपनी अदालत लगा दी थी। मम्मी जज थीं। पापा रो रो कर सबसे माफी मांग रहे थे। दीदी ने ही पापा को माफ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब ने भी पापा को माफ कर दिया था। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाजत दे दी थी कि वे अपनी माँ से मिलने लगें। उनकी बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी जगह शादी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है। आगे खुशियां ही खुशियां हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। घर छोड़कर बिल्कुल न भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को जरूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप आपकी बात से सहमत हों। माँ बाप अपनी औलाद का हमेशा एक रात मैं अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी कि अचानक नेटवर्क चला गया, तो मैं आधी रात को छत पर गई थी। लेकिन उस रात को वह छत पर था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसने मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शादी वाले दिन पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। माँ उनके पैरों में गिर गई, तो दूल्हे का बाप बोला, इसकी शादी मुझसे कर दो। माँ मान गई और मेरे ससुर से मेरी शादी हो गई। वह सुहागरात के लिए कमरे में आया। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका आज मेरी शादी हुई थी और मेरी सुहागरात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी आंखों पर लगाया गया काजल फैल चुका था और मेरी लिपस्टिक भी अपनी जगह पर नहीं थी। मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी हालत बहुत अजीब सी थी, क्योंकि मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी बड़े ही अजीबोगरीब हालात में हुई थी। फिर भी मैं दिल को तसल्ली देने लगी कि अब शादी तो हो गई है, जिंदगी तो गुजारनी है, मरना तो नहीं है। जिंदगी जैसी भी हो, इंसान को जीने का शौक रहता ही है, चाहे वह इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी होने वाली है। पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और अपनी आस्तीन ऊपर की, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ में मैं सपनों, ख्यालों और उमंगों से भरी हुई एक जवान लड़की थी। मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 22 साल थी। कुछ ही दिन में मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे घरवाले मुझे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लड़का पसंद आ गया था। कहा जाता है कि अगर पसंद की शादी नहीं हो, तो इसमें यही होता है कि आपको लड़के की तस्वीर दिखा दी जाती है या फिर उससे मिलवा दिया जाता है। अगर आपको लड़का पसंद आ जाए, तो आप उससे शादी कर लें। तो इसी को अरेंज मैरिज कहते हैं। मेरी तो घर वालों की पसंद की शादी हो रही थी, मोहब्बत की शादी नहीं। मोहब्बत की शादी वह होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद शादी करने का इरादा करते हैं। लेकिन
मैं अपने घर वालों की पसंद की शादी पर भी खुश थी, क्योंकि लड़का मुझे पसंद था। आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। मेरे पिताजी तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी काफी सारी कजिन्स थीं। मेरी माँ ने ही मेरे लिए सब कुछ किया था। 2 महीने पहले ही मेरी कजिन्स ढोलक लेकर बैठ गई थीं और रोज ही घर में कोई न कोई हंगामा होता था। रौनक लगी हुई थी। जब लड़की की शादी होती है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे। मेरी सारी सहेलियां मुझे किसी शहजादी की तरह प्यार करेंगी। मुझे उठकर कोई पानी भी नहीं पीने देगा। लेकिन यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, पूरी जिंदगी में उसके साथ क्या होना है। और यकीन मानिए, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। किसी भी लड़की को कोई खबर नहीं होती कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन दिनों को एंजॉय नहीं करें। 2-4 महीने, 7 महीने, अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो 1 साल। लेकिन मैं कहती हूं कि इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। पर न जाने आज मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। मेरी शादी में अब सिर्फ 1 महीना ही रह गया था। अगर वह यहाँ होते तो बहुत खुश होते। उनकी दुआओं की मुझे सख्त जरूरत थी। मैं अपने पिताजी से बहुत करीब थी। उन्हें इस दुनिया से गए 5 साल ही हुए थे। उनके साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी यादें थीं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और लाइट्स वगैरह भी लगने लगी थीं। मेरी माँ सब कुछ कर रही थीं। उन्होंने कहा कि वह मेरी बहुत अच्छे से शादी करवाएंगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। वैसे देखा जाए तो इन सारी सजावट का लड़की की जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इंसान 2 पल की खुशी मना लेता है, क्योंकि खुशियां कोई आपको प्लेट में सजा कर नहीं देता। खुशियां तो चुरानी पड़ती हैं, वक्त से, जमाने से। इसलिए शायद रस्मो रिवाज बनाए गए हैं। मैं छत पर खड़ी थी। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी शादी सर्दियों में हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे भारी कपड़े पहनने में आसानी होगी और शायद मैं अपने पति के साथ हनीमून पर भी जाऊं। ठंडे इलाके में अपने पति के साथ जाना और समय बिताना हर लड़की का सपना होता है। मेरे लिए भी यह मेरा सपना था। खैर, मैंने अपने आप को संभाला और आंखें बंद कर लीं, जब अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खींच लिया। उसकी जकड़ बहुत मजबूत थी। वह मेरा कोई अपना नहीं था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मेरे साथ ज्यादती कर दी। मुझे याद है कि मैंने एक चिड़िया देखी थी। मुझे एक चिड़िया नजर आई थी, लेकिन रात के वक्त चिड़ियाओं कैसे? बस मेरी आंखों के सामने कोई चिड़िया थी, काले रंग की, या शायद वह उस चिड़िया का निशान था। मुझे और कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब मुझे नीचे उतारा गया मैं बेहोश हो चुकी थी। शायद सब लोग मुझे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, और 2-4 घंटे बाद मैं उनको मिली। छत पर बहुत अंधेरा था। घर को रोशनी से सजा दिया गया था। छत के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। छत के ऊपर लाइट का कोई काम ही नहीं था। छत के ऊपर दीवारें भी थीं। दीवारें इतनी ऊंची थीं कि अगर कोई बैठा भी हो तो नजर नहीं आता। इसलिए घर वालों को मेरी तलाश करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कोने में एक लाश की तरह रख दिया था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए छत पर भी आए थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आई। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो मैं उनको नजर आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। यह बात सिर्फ मेरी माँ और करीबी रिश्तेदारों को ही पता थी। उनको यह नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बताया भी नहीं। मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने कहा, हाँ, जब सारी सारी रात बैठकर तुम लोग गाने गाओगे, मेहंदी लगाओगे, आराम नहीं करोगे, तो फिर यही सब कुछ होगा ना। पूरा दिन, पूरी रात इंसान जागेगा तो ऐसा ही होगा। आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा, माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माँ कहने लगी, चलो, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। शादी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इतना जागोगी तो चेहरे से रौनक खत्म हो जाएगी। दुल्हन के चेहरे पर रौनक नहीं होगी तो प्यारी कैसे लगोगी?
मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हम लोग अस्पताल से घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मुझ पर जो बीता था वह मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने होठों को खामोश कर चुकी थी। मैंने उस दर्द को अपने सीने में दबा लिया था और किसी को भी कुछ नहीं बताया। और शादी का दिन भी करीब आ गया। अब शादी के बस 3 दिन ही बचे थे। इन 3 दिनों तक मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मेरी उदासी को यही सोचा गया कि शायद मैं अपने पिताजी को याद कर रही हूँ। इस घर से और सबसे दूर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर मैंने अपनी जबान बंद कर ली थी क्योंकि मुझे पता था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। मुझे नहीं पता कि वह कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। लेकिन अभी भी मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती थी, खामोश रहकर। यह सब कुछ कर सकती थी। मुझ पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं बेकाबू हो जाती तो बस यही बोल देती कि पिताजी की याद आ रही है। आप लोगों से दूर जाने के दुख में परेशान हूं। बाकी घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि ज्यादा किसी का मुझ पर ध्यान नहीं गया। और मैंने भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। और आखिर मेरे शादी का दिन आ गया। बस आज का यह दिन गुजर जाता तो मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। वक्त का यही इलाज था कि वक्त गुजर जाता। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यह फैसला करना मेरे बस में नहीं था। यह फिल्मों में हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में बड़ा मुश्किल है। एक लड़की की शादी टूट जाना इससे भी ज्यादा बुरा होता है। हमारे समाज में एक लड़की की शादी टूट जाने से फिर कोई उसे कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखता। मैं अपने लिए इतना बड़ा सजा कैसे चुन सकती थी? मुझे तो पहले ही बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी सजा अपने लिए नहीं चुन सकती थी। मेरी एक ननद थी, ससुर थे और मेरी सास थी और मेरा पति एकलौता बेटा था। वह लोग बारात लेकर आ चुके थे। बारात आ गई थी। अभी मुझे बाहर तो बिठाया नहीं गया था, लेकिन मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे देख लिया और कहा, आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं भाभी। वैसे मैं बहुत खूबसूरत थी और आज मैं दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी ननद मेरे पास आई और बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। अगर वह मेरे और करीब रहती तो शायद मैं उसके ऊपर ही उल्टी कर देती। मैंने मुंह पीछे कर लिया। उसने कहा, भाभी क्या हो गया है आपको? मैंने कहा, वह दरअसल डाइटिंग कर रही हूं ना, तो मेरे पेट की हालत अजीब सी हो गई है और टेंशन से भी ये सब कुछ हो रहा है। उसने कहा, परेशान होने की क्या जरूरत है? आज तो आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर थोड़ी देर बाद फिर से मुझे उल्टी आने लगी। मेरी ननद ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मेरी माँ को यह बात पता चल गई कि मुझे उल्टियां हो रही हैं। मेरी माँ कहने लगी, क्या उल्टा सीधा खा लिया है तूने? तेरी ननद ने भी तुझे ऐसे करते हुए देख लिया। तुझे नहीं पता बेटा, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि दुल्हन उल्टियां कर रही है। मैंने कहा, क्यों, किसी को उल्टी नहीं आ सकती? मेरी माँ ने कहा, जवान लड़कियों को ऐसे शादी वाले दिन थोड़ी ना उल्टी आती है। तुझे यह नहीं पता कि जवान लड़की की उल्टी आने से उसे किस बात से जोड़ा जाता है। इतनी भी तो बेवकूफ नहीं है, ये तो तुझे पता है। मैंने कहा, माँ, यह सब कुछ ड्रामों में होता है। मैंने कहा कि मैंने अपनी ननद को कह दिया था कि मैं डाइटिंग कर रही हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, तो तुमने डाइटिंग की है और यह भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। शादी होने वाली है, फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। क्या जरूरत है तुझे डाइटिंग करने की? एक तो मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, माँ बस कीजिए, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आप मुझे ज्यादा कुछ मत कहिए। मैंने माँ से ज्यादा बहस करना नहीं चाहा क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मेरी जुबान भी फिसल सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपा लिया और मुझे स्टेज पर बिठा दिया गया। लेकिन मैं स्टेज पर थोड़ी देर ही बैठी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं आ रहा था।
मुझे बाद में पता चला कि जब मुझे होश नहीं आ रहा था तो मेरी ननद ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, पहले भाभी उल्टियां कर रही थी, अब भाभी बेहोश हो गई है। आखिर ये मामला क्या है? ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं, वो आपके लिए कभी अच्छे नहीं होते। आप उनको सीधी बात बताओ तो उनको उल्टा सुनाई देता है। और यहाँ पर तो मैं खुद फंस गई थी। पहले मुझे उल्टियां आ रही थी, उसके बाद मुझे चक्कर आ गए। तो उन्हें शक तो होना ही था कि लगता है बात कुछ और है। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा सकती थी? मैं तो बड़ी परेशान हो गई, लेकिन मरती क्या ना करती। अभी तो मुझे सबकी नजरों का सामना करना था, सबके सवालों के जवाब देने थे। पता नहीं वे मेरे बारे में क्या समझेंगे। सब कहने लगे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, आखिर दुल्हन को क्या हो गया है। शादी में ही एक शख्स आया हुआ था जो डॉक्टर था। उसने मेरा चेकअप किया तो वह हैरान रह गया। तब तक मुझे होश आ चुका था। जब उसने यह खबर सुनाई, उसने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। यह बात सबके लिए ही बहुत अजीब थी। मेरी मां ने कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, तूने ये बात भी कैसे कर दी? मेरी बेटी की शादी है और तू इसके बारे में कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, ताल्लुक नहीं है तो फिर यह गर्भवती कैसे हो गई? डॉक्टर ने खुद कहा है। मेरी मां कहने लगी, देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की है। मेरी मां डॉक्टर से कहने लगी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कह दो ये झूठ है, बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। अभी टेस्ट करवा लेते हैं। यहां पर एक लेबोरेटरी वाले को मैं जानता हूं, वह आधे घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरी मां ने कहा, तू क्यों टेस्ट नहीं करवाना चाहती है? सबके सामने मेरी इज्जत की नीलामी मत कर, चुपचाप जो कहते हैं वह कर ले। मुझे पता था कि मैं ही मुश्किल में थी। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवा लिया। आधे घंटे में उसने व्हाट्सएप पर वही रिपोर्ट अपने फोन पर ऑन करके सबके सामने दिखा दी। उसने कहा, यह लड़की मां बनने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेरी मां ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वह मुझे जानती ही नहीं और जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूं। सारे लोग बातें बनाने लगे। मेरी ननद भी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरी सास तो कहने लगी, भगवान का शुक्र है इस लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं हुई। मैं अपने सिर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई। आप तो बड़ा कह रही थीं कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, शराफत के दम भर रही थीं। देखिए आपकी बेटी ने क्या किया। यह तो हमारी किस्मत है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, नहीं तो हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है कि उसकी शादी ऐसी लड़की से होती। मेरा होने वाला पति भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मेरी सास ने कह दिया, मैं तो अपने बेटे की शादी इस लड़की से कभी नहीं करवाऊंगी। मेरी मां उनके कदमों में बैठ गईं और रोने लगीं। उनके सामने हाथ जोड़ने लगीं। मैंने अपनी मां को ऐसे करते हुए देखा तो मेरा दिल फटकर रह गया। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या यह मेरी गलती थी कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ था? लेकिन यहां पर ऐसा ही होता है। अगर एक लड़की के हालात सबके सामने इस तरह आए तो लोग लड़की को ही गलत ठहराते हैं। उसे ही बदचलन कहा जाता है। यही तो करती है दुनिया एक औरत के साथ। मैं भी अपने आप को यही कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ तो एक हादसा हुआ था, लेकिन मैं किसी भी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी मां उनके कदमों में बैठी थी। मेरी मां ने उन लोगों से कहा, ऐसा मत कीजिए, आप यहां से चले गए तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी मेरे बेटे से क्या किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है? आप यह चाहते हैं कि हम इस बदनामी की टोकरी को अपने साथ ले जाएं ताकि हम भी जलील होते फिरें? आजकल तो लड़कियों का पैर बड़ी जल्दी फिसल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी भी ऐसी होगी। क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल, पर इसका मतलब यह नहीं कि आंखों देखकर मक्खी निगल ली जाए। वह लोग जाने लगे तो मेरी मां ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी, हम यहां पर शादी नहीं करने वाले, बस बात खत्म।
लेकिन आगे मेरे ससुर ने जो बात कही उसे सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब के सब हैरान हो गए। मेरे भी कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे ससुर, जिनका नाम अशोक था और उम्र 45 साल थी, ने कहा, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर तो मेरी सास के भी होश उड़ चुके थे। वह कहने लगी, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम इससे शादी करोगे? मेरे ससुर ने कहा, मैं इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा, वरना इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा, मेरे होते हुए इसके साथ शादी कैसे करोगे? तो मेरे ससुर कहने लगे, वह सब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो शादी कर सकता हूं। तभी मेरी सास कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगे शादी? अगर तुमने शादी के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर दो। केस करना चाहती हो कर दो। कोर्ट में मुझे लेकर जाना चाहती हो लेकर चली जाओ, लेकिन इतना जान लेना, तुमने अगर मुझ पर केस किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। तुम घर से बेघर हो जाओगी। मेरे ससुर की ऐसी बातें सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। मेरा जो होने वाला पति था वह अपने बाप पर चिल्लाने लगा। तभी मेरा ससुर कहने लगा, खामोश हो जाओ, तुम एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर कर लो इस लड़की से शादी। वह अपनी नजरें झुकाकर मां के पीछे हो गया। तभी मेरे ससुर ने कहा, अगर मुझसे किसी ने भी इस बारे में अब बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे ससुर की उम्र मुझसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन वह कोई खराब आदमी नहीं थे। उनकी उम्र लगभग 45 साल थी। दिखने में हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके 2 जवान बेटा बेटी भी हैं। मेरी सास भी ज्यादा उम्र की नहीं थी। खैर, मेरे ससुर से शादी करने के लिए तैयार हो गए। मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। मेरी मां ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह मेरी मां के लिए मसीहा हों। मेरी सास की हालत अजीब सी हो गई। उन्होंने कहा, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं मर्द हूं, मैं जिससे चाहूं शादी कर सकता हूं। तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? मैं इस लड़की की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए इससे शादी जरूर करूंगा। मेरी मां ने फौरन हां कह दिया। उन्होंने कहा, अभी इसी वक्त शादी होगी। मेरी सास और मेरा होने वाला पति और मेरी ननद वहां से वापस चली गईं। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और वह वहां से चले गए। कुछ रिश्तेदार थे जो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। वह लोग मुझे कहने लगे, कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है? पता नहीं किससे मुंह काला करके बैठी है, किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है। इसे देखो तो जरा। इसे जरा भी डर नहीं लगा कि शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो वहां कैसे रहेगी? दूसरे के बच्चे को लेकर इसने कितने निडर होकर शादी करना चाहा। मेरी मां ने यह सब सुन लिया तो मां ने उन लोगों से हाथ जोड़कर कहा, आप अगर मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो आप यहां से जा सकते हो। उन्होंने कहा, कौन सी इज्जत? आपकी बेटी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही यहां से चले जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहेगा? वैसे भी यहां शादी नहीं, यहां तो तमाशा हो रहा है। लो भाई, आया था कोई लड़का शादी करने के लिए, अब इससे एक अधेड़ उम्र का आदमी शादी करने के लिए तैयार है। वह औरतें हंसने लगीं। सब लोग चले गए। मुझे वापस कमरे में ले आया गया। मैंने अपनी मां से कहा, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। तो मेरी मां ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी मां ने कहा, तू इससे शादी नहीं करेगी। अगर तू इससे शादी नहीं करेगी तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। और मुझमें अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे बिन ब्याही मां बनाकर अपने साथ रखूं और लोग मुझे ताने दें, मेरा जीना मुश्किल करें, तेरा जीना हराम करें। इससे अच्छा है कि तू इस आदमी से शादी कर ले। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में। तुमने मेरा एक बार भी ख्याल नहीं किया। बिना बाप के तुझे मैंने कैसे पाला है यह मैं ही जानती हूं। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी मां से कहा, मां, आप एक बार मेरी बात तो सुन लें, मैं आपको सब कुछ बताती हूं। मेरी मां ने कहा, कुछ भी बताने का अब वक्त नहीं है,
और आखिरी बात यह है कि तू माँ बनने वाली है। तेरी कोख में किसी का बच्चा है और तू वहां पर दुल्हन बनी बैठी थी। एक दुल्हन जिसकी शादी है और पता चलता है कि वह अपनी शादी वाले दिन ही गर्भवती है, तो फिर ऐसी लड़की का साथ यह समाज क्या करेगा, तुझे पता है? अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक नेक आदमी ने तेरे साथ शादी करने की हामी भर ली। अब तेरी इससे शादी हो जाएगी, तुझे इसका नाम मिल जाएगा, तो इसके घर में चली जाएगी, तेरा खुद का घर परिवार हो जाएगा। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? मैंने कहा, आपने उसकी पत्नी को नहीं देखा, वह मेरे साथ क्या करेगी? वह मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी। मेरी माँ ने कहा, यह तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। वहां जाकर तुझे यह सब कुछ संभालना होगा। अभी यहां जो हो रहा है ये मेरी परेशानी है और मुझे इस परेशानी से निकलना है। इस परेशानी के साथ मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा, माँ, मैं आपके लिए परेशानी बन गई हूं, मैं आपकी बेटी हूं। मेरी माँ ने कहा, बेटियां ही तो बड़ी परेशानियां बनती हैं। तभी तो जब बेटियां पैदा होती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने ही मेरा फैसला कर दिया था। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं बैठी रही, जिंदा लाश की तरह, जिसमें कोई जान नहीं थी। मेरी शादी मेरे ससुर अशोक, जिनकी उम्र 45 साल थी, के साथ हो गई। अब वह मेरा पति था। आधे से ज्यादा रिश्तेदार जा चुके थे। जो खड़े थे वह सिर्फ तमाशा देखने के लिए ही खड़े थे। कुछ ऐसे थे जो मेरी माँ को तसल्ली भी दे रहे थे, लेकिन साथ यह भी कह रहे थे कि आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की है। आपका पति भी तो इस दुनिया में नहीं था ना, और आप कमाई में लग गईं। आपने बेटी को छोड़ दिया। काश कि आपने थोड़ा सा ख्याल किया होता तो आज यह हम सबके लिए इतनी बड़ी बदनामी का कारण न बनती। मेरी माँ सबकी बातें सुन रही थी। पता नहीं किस तरह यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, किस तरह से वह सब कुछ सुन रही थी और कहाँ से इतनी हिम्मत लेकर आ रही थी, वही जानती थी। खैर, मेरी शादी हो गई। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें फिलहाल अपने घर तो नहीं लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी पत्नी वहां पर बहुत गुस्से में होगी और कोई ना कोई बात जरूर करेगी। लेकिन मेरी एक रिश्तेदार है, हम उनके घर जाएंगे, 1 हफ्ते वहीं पर रहेंगे और इसके बाद जब मामले ठंडे हो जाएंगे तो अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे पति से कहा, देखिए, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मेरी बेटी से गलती हुई है। वह जवान है और उससे गलती हो सकती थी। आजकल तो आपको पता ही है कि किसी भी लड़की को बेवकूफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अब मेरी बेटी रिया आपकी पत्नी है, आपके साथ है। आपने उसे कबूल किया है तो आप उसका ख्याल तो रखेंगे ना? उसने कहा, हाँ, क्यों ख्याल नहीं रखूंगा। मैंने सोच समझकर ही शादी की है, पर आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं ये सोचकर हैरान थी कि इस आदमी ने कैसे मुझसे शादी कर ली, कैसे उसने यह सब कुछ कबूल कर लिया। आखिर मैं उन सब की नजर में एक बदचलन लड़की थी और मेरे पेट में किसी और का बच्चा भी था। पता नहीं इस आदमी के अंदर शायद बहुत रहमदिल था। एक वह आदमी था जिसने मेरे साथ यह जुल्म किया और एक यह आदमी है जो मेरी मदद कर रहा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो नहीं जागी थी, लेकिन इज्जत जरूर पैदा हो गई थी। उसने मुझे इस दर्द से बचा लिया। मेरी माँ ठीक कह रही थी, क्योंकि जो भी हो, यह सच था कि मैं माँ बनने वाली थी और मेरे पेट में किसी का बच्चा था। उसने मेरे साथ शादी कर ली। खैर, 2-4 घंटे में अपनी माँ के घर ही बैठी थी, लेकिन न मेरी माँ मुझसे कोई बात कर रही थी और न ही कोई और। मैंने अपनी माँ से कहा, अगर मेरी परवाह नहीं है आपको, तो फिर यह क्यों कह रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना? मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो, रहेगी तो तू मेरी बेटी ही। लेकिन जो तुमने किया है, उसके लिए मैं तो तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपने घर चली जा और वापस मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा, क्यों, मुझे किस्सा सुनाकर मेरा दिल जलाना चाहती हो? क्या बताओगी मुझे कि कैसे उस लड़के से मिली थी? तुम लोग छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते थे। अगर तुम किसी और लड़के को पसंद करती थी तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो? मैं तुम्हारी शादी उसी से हंसी खुशी करवा देती। तुम्हें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी?
तुमने खुद का तमाशा तो बनाया ही, मेरी परवरिश का भी तमाशा बना दिया। तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में नहीं है। वह भी अगर जिंदा होता तो तुम्हारी पसंद को जरूर समझता। तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम्हारी माँ नहीं समझेगी? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, कम से कम मुझे बता देना चाहिए था। मैंने कहा, माँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। आप मेरी बात सुनेंगी? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी परवरिश की है। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं मानती हूं, लेकिन कम से कम आप अपनी परवरिश पर तो यकीन करें। तभी माँ कहने लगी, मैं अपनी परवरिश पर कैसे यकीन करूं? आजकल तो बच्चे माँ बाप के हाथों से निकल गए हैं। और हाँ, मुझे तुम पर बड़ा मान था, लेकिन तुमने मेरा मान खराब कर दिया। मुझे अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं माँ के पैरों में बैठ गई और उनको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपनी माँ को अपने बारे में बताने ही वाली थी कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गया और मेरी माँ ने मुझे उसके साथ विदा कर दिया। हम विदा होकर अपने पति के दोस्त के घर आ गए। मैं एक जगह बैठ गई। इस घर में कोई भी नहीं था, बस मेरा पति था। मैं इधर उधर देख रही थी तो मेरा पति एक कमरे में गया। मैंने उसे झांक कर देखा तो वह बेड बना रहा था, कमरे को सेट कर रहा था। मैं देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे पास आया। उन्होंने कहा, जाओ कमरे में, थोड़ी देर में आता हूं। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मेरा घूंघट उठाया। मेरी मुंह दिखाई में उसने 15,000 रुपये मेरे हाथों में रख दिए। मैं उन रुपयों को अपने हाथों में रखकर चुपचाप खामोशी के साथ बैठी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मेरे चेहरे का सारा मेकअप बिखर चुका था। मेरी आंखों पर काजल बिखरा हुआ था और रोने की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो चुका था। मेरे बाल भी खराब हो गए। मैं उजड़ी हुई दुल्हन लग रही थी, और शायद मैं यही तो थी, एक उजड़ी हुई दुल्हन। वह आदमी मेरे करीब आया। उसने कहा, मुझे मेरे फैसले पर पछताने मत देना। अच्छी पत्नी बनकर रहना। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ आगे करेगा, मैं उस हाथ को तोड़ दूंगा। लेकिन तुम भी बदले में मेरी हर बात मानना। मैंने कहा, आपने यह फैसला क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपके बेटे की होने वाली पत्नी थी। फिर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोचा? उसने कहा, अब तुम ऐसी बातें मत करो, भूल जाओ। अच्छा हुआ कि तुम मेरे बेटे की बीवी नहीं बनी। वह बहुत अश्लील आदमी है, बहुत बदतमीज है। उसकी परवरिश उसकी माँ ने की है। वह तो मुझे भी इज्जत नहीं देता। कहता है कि मुश्किल वक्त में बाप ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए उसके बारे में मेरे सामने कोई बात भी मत करना, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अलग घर में ही रखूं। कहीं यह न हो कि वह आते जाते तुम पर नजर रखे। मैं खामोश हो गई। इतना कहकर मेरे पति बेड से उठ गए और उन्होंने अपने जिस्म से शर्ट को उतारना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह रात जब मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी तो मैंने एक चिड़िया देखी थी। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया आई थी। चिड़िया का परछाई था, मुझे वही चिड़िया नजर आई, और मैं सब कुछ समझ गई, क्योंकि मेरे साथ जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा होने वाला ससुर था, और उसके हाथों पर चिड़िया का टैटू बना हुआ था। मैं उनसे दूर दूर हटने लगी। उन्होंने कहा, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वह तुम थे। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, वह तुम ही थे। उसने कहा, कैसी अजीब बातें कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, हाँ तुम ही थे। मेरी नजर उस चिड़िया के निशान पर थी और मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। मैंने कहा, उस रात छत पर जो भी मेरे साथ हुआ, वह करने वाला तुम ही हो। मैं वहां से जाने लगी कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पेट में मेरा बच्चा है और मैं ही तेरा पति हूं। अब अपनी माँ की और अपनी इज्जत बचाओ और चुपचाप अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजार दो। बस अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने एक गुलदस्ता उठाया और उस शख्स के सिर पर दे मारा, और मैं वहां से भाग गई। सीधे अपनी माँ के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही।
मुझे आपकी कसम, आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। और मैं भी सोच रही थी कि न जाने कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरा मुजरिम मिल गया है। वह आदमी अशोक है। उसने ही मेरे साथ यह सब कुछ किया। उसने मुझ पर गंदी नजर रखी थी। उसने जब से मुझे देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मेरे साथ यह सब इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि मैं उसके बेटे से शादी न करूं, बल्कि उससे शादी करूं। अगर वह यह सब न करता तो मेरी शादी उसके बेटे के साथ होती। इसलिए उसने मेरे साथ यह सब किया ताकि मेरा तमाशा बन जाए और वह सबके सामने मेरा हाथ थामकर महान बन जाए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने जल्दी जल्दी में तेरे साथ क्या कर दिया, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस आदमी पर केस करेंगे। यह सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुझे उस आदमी के हाथों नहीं पड़ने दूंगी। हमने उस आदमी पर केस कर दिया। ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते, पर अभी केस चल रहा है। इस सब में मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं। मैं बच्चे को पैदा करूंगी, इस दुनिया में लाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन बस तसल्ली है तो इस बात की कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। लोगों को पता है कि बुरा मेरे साथ हुआ है। लोग फिर भी बातें करते हैं, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बस मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब सोच लिया है कि मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मेरी माँ का साथ और उनकी हिम्मत मेरे लिए बहुत जरूरी थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब हमने केस दर्ज करवाया तो पुलिस ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं हर एक डिटेल को याद करने की कोशिश कर रही थी, जो भी मैंने उस रात देखा और महसूस किया, सब कुछ। पुलिस ने मुझे सपोर्ट दिया और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। इस बात ने मुझे थोड़ा आत्मविश्वास दिया। मेरे केस की सुनवाई का दिन आया और मैं कोर्ट में गई। जब मैंने अपना बयान दिया तो मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन माँ ने जितनी हिम्मत दी उतनी रखी। मैंने बताया कि वह सिर्फ मेरा पति नहीं, बल्कि मेरे लिए एक खौफ है। कोर्ट में सब लोग सुन रहे थे। उनकी आंखें मुझ पर ठहरी हुई थीं। वह आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, लेकिन इस बार मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। मेरे बयान के बाद मेरी माँ खुद को संभालते हुए बोली, ये लड़की मेरी बेटी है। इसने जो भी झेला है उसकी कहानी सुननी चाहिए। मेरे दिल में खुशी थी कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी थी। कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए भी लड़ना है जो ऐसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और मैं चाहती थी कि मेरी कहानी दूसरों तक पहुंचे, ताकि वे भी समझ सकें कि उन्हें कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आया तो मेरी माँ और मैं खुश थीं। अशोक को सजा मिल गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस सब के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ नया शुरू करना होगा। मैंने अपने बच्चे को पैदा करने का फैसला किया और इस बार मुझे अपने लिए सोचना था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अब नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। मैं खुद से कह रही थी कि मुझे न सिर्फ अपने बच्चे के लिए, बल्कि